Hello, dear students. What's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to read out the last two stanza of the poem, The School Boy. So, dear student, we have read first four stanza in the first part of the poem. We have understood how the schoolboy is quite scared of going to school. However, the poet and the narrator, gives a glimpse of freedom as well. The way a schoolboy want freedom from his teacher and the stuff and work they have been assigned, right? तो कैसे स्कूल बॉय जो है वो खुद को स्वतंत्र देखना चाहता है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस पोएम में उसको अनहैप्पी करता है एंड किन सारी चीज़ों से जो है वो कंपेयर करता है खुद को. वी हैव सीन कि उसने जो है पोएट ने खुद को बर्ड से कंपेयर किया है जो एक केज में रहती है, एक पिंजड़े में रहती है, या फिर उसने खुद को एक ऐसे प्लांट से कंपेयर किया है जो विदर्ड है और उसको अब खिलना चाहिए, ब्लूम होना चाहिए, राइट. तो विदर्ड प्लांट को ब्लूम होना चाहिए, लाइक हिज सेइंग कि उसके दुख भरे दिन जो है जाने चाहिए और सुख वाले दिन आने चाहिए. लाइक ही जस्ट ट्राइंग टू फील द फ्रीडम, नॉट ओनली सी द फ्रीडम. वो देखना नहीं चाहता, उसको महसूस करना चाहता है. नाउ विल रीड द लास्ट टू स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. हम लोग उसको पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे. नाउ द पोएट सेज, ओ फादर एंड मदर, इफ birds are nipped and blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the spring day by sorrow and care's dismay. Now, what this stanza means, let me explain it to you. So here in this stanza, the boy is actually complains to the highest authority. जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है उससे बॉय जो है कंप्लेन करता है, एंड दैट इज़ टू फादर एंड मदर. और वो हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है? उसके फादर और मदर हैं. एंड ही सेज कि इफ़ बर्डिंग चाइल्ड इज़ पिक्ड एंड स्वेप्ट ऑफ इन द अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ इन एन ओशियन ऑफ सोरो वेयर देयर इज़ नो वन टू केयर फॉर. अपने फादर मदर से शिकायत करता है कि यदि अगर एक जो खिलता हुआ बच्चा है, एक जो बढ़ता हुआ बच्चा है, उसको उठा करके और ऐसे जगह पे मतलब उसके स्टार्टिंग अर्ली एज, जो लाइफ का जो स्टार्टिंग और अर्ली एज होता है उसी टाइम पे उसको दुखों के और समुद्र में या फिर लाइक जस्ट शेयरिंग हिज प्रॉब्लम्स, जो इनर प्रॉब्लम उस बच्चे को है, दुख जो है स्कूल जाने का, स्कूल टीचर को झेलने का या उनसे वन ऑन वन होने का, वो उसके बारे में जो है शिकायत करता है अपने मम्मी पापा से और कहता है कि वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका केयर कर सके. जिस चीज़ को वो ढूंढ रहा है वहाँ पे उसको नहीं मिलता है. एंड ही ऑल्सो सेज दैट इफ़ अनहैप्पीनेस crushes the sensitive plants, beautiful and the new born birds, summer can never be joyful. कहता है कि अगर इस अनहैप्पीनेस के कारण जो है, इस अप्रसन्नता के कारण अगर कभी ऐसा होता है कि जो सेंसिटिव प्लांट के ऊपर अगर ही जस्ट कंपेयरिंग हिमसेल्फ, वो खुद को कंपेयर कर रहा है एक सेंसिटिव प्लांट से, कि अगर उसके फूल जो है अगर मुरझा जाए तो वो फिर वो सुंदर फूल जो मुरझा जाता तो कभी जो है दोबारा ब्यूटीफुल एंड द न्यू बॉर्न बर्ड्स, तो वो कभी जॉयफुल नहीं हो सकता, कभी प्रसन्न नहीं हो सकता. उसका लाइफ जो है आगे चल के काफ़ी टेंशन से भरा हुआ होता है. नाउ लेट अस रीड द लास्ट लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. और इस लास्ट स्टैंजा में तीन लाइन और भी जो है मैं ऐड करना चाहूँगा. सो लेट अस रीड, हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर, और हाउ शैल बी गैदर व्हाट griefs destroy, or bless the mellowing ear when the blast of winter appears. So in this last stanza 6, poet says, वो बोलता है
कि इफ़ केयर एंड कंसर्न रूल ओवर द प्लांट्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, सच अ समर विल बी ड्राई एंड विल बियर नो फ्रूट। तो कहता है कि अगर अगर इस तरीके का केयर और कंसर्न और रूल जो है अगर उसके प्लांट के ऊपर, फ्लावर्स के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर और इस तरीके से अप्लाई किया जाए तो सारे सूख जाएंगे और कभी भी वो फल नहीं दे पाएंगे। सो ही इज़ कंपेयरिंग हिज लाइफ कि ही विल बी अनप्रोडक्टिव। वो जो है इस तरीके से अगर चलता रहा तो अनप्रोडक्टिव होगा, कभी भी अपने लाइफ में वो कुछ कर नहीं पाएगा। द चाइल्ड इंक्वायर्स, वो इंक्वायरी करता है, वो अपने पेरेंट्स से इंक्वायरी करता है एज टू हाउ दे कैन विन बैक व्हाट पेन सैडनेस हैज़ डिस्ट्रॉयड। वो कैसे उस खुशी को वापस लाएंगे जो ख़त्म किया जा चुका है, जिसको बर्बाद किया जा चुका है। इफ़ द प्लांट पेरिश or dried due to the pain, sorrow, no fruit will be there in season of autumn, that is mellowing year। mellowing year को मतलब mellowing year का मतलब होता है autumn year। तो कहता है कि अगर वो पेड़ पौधा अगर सूख ही गया है तो कैसे वो ऑटम वाले जो सीजन होते हैं उसमें वो फ्रूट अपने आप में बियर करेगा, मतलब वो कभी भी सुखी संपन्न नहीं हो सकता अगर एक बार सूख जाए तो। दिस इम्प्लाइज दैट इफ़ चाइल्डहुड प्लेजर्स एंड जॉयज़ आर रिस्ट्रिक्टेड, अगर इसका मतलब कहने का ये है कि अगर बचपने का जो एक चाइल्डहुड प्लेजर होता है, जो खुशी होती है बच्चों के अंदर में, जॉय होता है, अगर उसको रोक दिया जाए, अगर उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, वन हैज़ टू बी वेरी श्योर दैट द अडल्ट लाइफ विल बी एब्सोल्युटली ड्राई एंड अनप्रोडक्टिव। तो यह मान के चलना चाहिए कि उसका जो अडल्ट लाइफ होगा, बेस्ट वाला जो लाइफ होगा, वो काफ़ी अनप्रोडक्टिव होगा और काफ़ी ड्राई, सूखा सा होगा, रूखा सा होगा। सो नाउ डियर स्टूडेंट, दिस होल पोएम हैज़ बीन कंप्लीटेड। जैसा कि आपने देखा कि ये पूरा पोएम कंप्लीट हो चुका है, 6 स्टैंजा, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर glossary। We can see, we will see a nipped, that is to nip something in the birds। bird is like जो पौधे में होता है, and is to stop or destroy। आप उसमें bird में जो है कुछ डालते हो ताकि वो डेवलपिंग स्टेज पे ही ख़त्म हो जाए। स्ट्रिप्ड मतलब हटा लेना, उसको निकाल लेना, जैसे वी आर स्ट्रिपिंग द थिंग्स, कवर को हटाना। प्लांट्स स्ट्रिप्ड ऑफ जॉय, इसका मतलब होता है इफ़ जॉय इज़ टेकन अवे फ्रॉम प्लांट्स, उसकी जो खुशी है प्लांट्स की वो वापस ले लेना, रौनक उसका ले लेना। नाउ let me go ahead and tell you the theme of this poem। So the theme of the school boy by William Blake। इसमें कहता है कि पोएम जो है स्कूल बॉय के बारे में डिस्कस करता है कि कैसे वो रिपेलिंग कर रहा है इम्प्रिजनमेंट एट हिज स्कूल, हिज कंपनी फ्रॉम द एनिमेट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द समर मॉर्निंग। जैसे कि वो कैसे इम्प्रिजनमेंट के बारे में बात करता और उसको कैसे समर मॉर्निंग में इंजॉय करना होता, हाउएवर उसके बावजूद जो है वो स्कूल जाता, जबकि फ्लावर्स हैं, वर्ड्स हैं और भी जो चीज़ें हैं वो इंजॉय करता है। नाउ टू इनएक्टिव ऑब्जेक्ट ऑफ हिज स्कूल इज़ इंडीड अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड ग्रीफ, स्कूल लाइफ इज़ एंड सफरिंग फॉर हिम। कहता है कि वो बाकी सारी चीज़ तो काफ़ी इंजॉय करता है बट ही सफ़र्स इन द स्कूल, उसको स्कूल में सफ़र करना पड़ता है। द बॉयज़ फीलिंग ऑफ समर फेस्टिविटी इज़ काउंटर्ड बाय द टेरिफाइंग आई ऑफ टीचर दैट रॉब्स फ्रॉम हिम। कहता है वो जो समर फेस्टिव जो होता है, गर्मियों की छुट्टी जो होती है, उसको जो है काउंटर किया जाता है, उसको उसके ऊपर काउंटर अटैक होता है और वो काउंटर अटैक जो है वो टीचर की आंखों को कर रहा है। जैसे टीचर की आंखें जो होती है हमेशा उसके ऊपर होती है, यू डू दिस, यू डू दैट, ये करो वो करो, ऐसे असाइनमेंट बनाओ, ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है और पनिशमेंट के बारे में भी बात करता है। एंड ही ऑल्सो सेज कि ऑल हिज चाइल्डहुड हैप्पीनेस जो है वहाँ पे वो ख़त्म हो जाता है डर के मारे। स्कूल इज़ नथिंग बट अ प्रिजन दैट निगेट्स द प्लेफुल एक्टिविटी ऑफ चाइल्डहुड। कहता है कि उसके लिए स्कूल इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, वो एक जेल से ज़्यादा कुछ नहीं है और वहाँ पे प्लेफुल एक्टिविटी को बिल्कुल बैन किया गया है जो चाइल्डहुड में ज़्यादा होना चाहिए।
The restrictions of an imposed in school form a hurdle for natural expression of creativity and forlorn the essence of genuineness जो है ख़त्म कर दिया जाता। तो इसलिए पोइट सजेस्ट करता है कि स्कूल में जो है बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशंस और रिस्ट्रिक्शंस को होने चाहिए, बट इम्पोज उसका जो है उस हिसाब से नहीं होना चाहिए, ताकि किसी भी बच्चे का जो है बचपना ख़त्म हो जाए। सो ओवरऑल समरी अगर हम देखें वो तो थीम हो गया। अगर हम ओवरऑल समरी की बात करें तो I'll be sending you the overall summary in the group in the PDF format. You can download it from the description as well. मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। एंड वी विल नाउ मीट विद द एक्सरसाइज। I think you may be able to do by your own also. You can do it by your own. So now we'll meet in next video, next interesting chapter from the same book. Till then, bye, take care and have a nice day. Thank you everyone.